Alright, Ji, so in the last video, we were done with all of the market structures. We are done with perfect competition. We are done with monopoly. We are done with monopolistic competition. And we are also done with oligopolies. ठीक है, duopolies technically आपके syllabus में नहीं है. Duopoly क्या होती है? Where two dominant firms are present in the market. They behave, लिख लें या ना लिखें एक ही बात है. They behave exactly like monopolies, sorry, oligopolies. जी, दो वहां से 3 से 20 होते हैं और यहां पे है ही दो डोमिनेंट फर्म्स है. बाकी वो बिहेव एग्जैक्टली बिल्कुल सेम करते हैं. इसके साथ साथ हमारे मार्केट स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए. हमने सारा कुछ डिटेल में देख लिया कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन कैसे बिहेव करता है, कौन से प्रॉफिट कमाता है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? अब एक छोटा सा मसला आ गया है और आपसे एक अदद छोटा सा झूठ बोल दिया. वो झूठ क्या है? वो झूठ हम आपको अभी थोड़ी सी देर में बताते हैं. क्या हो रहा है भाई? चलें जी, तगड़ी हेडिंग दे दें, सॉलिड हेडिंग 2 लाइनों वाली. ना, डुओपोली सिलेबस में ही नहीं है. एम्स एंड objectives of firms. झूठ आपसे ये बोल दिया है कि क्वांटिटी, मैंने क्या कहा है, हमेशा कहां सेट होगी? Where marginal cost is equals to marginal revenue. MC is equals to MR. Why? Because we assumed that every firm, each and every firm was a profit maximizer. MC is equals to MR पे क्या हो रहा था? हर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है. जबकि ऐसा नहीं है. डिफरेंट फर्म्स के डिफरेंट एम्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. आइए उसकी डिटेल में चलते हैं. ऑलराइट जी, नंबर 1, सबसे पहला, सबसे कॉमनली यूज्ड एम जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दिस इज अ ट्रेडिशनल एम. 99% हमेशा यही एम होगा. और इसकी कंडीशन क्या है? MC इज इक्वल्स टू MR. इसको डब्बे में डाल लें. डू वी अंडरस्टैंड दिस? एक नोट भी लिख लें साथ. नोट, ऑलवेज set the price, set the quantity at MC is equals to MR unless a different aim is explicitly mentioned. इस बात का क्या मतलब है? अगर वो कोई और बात करता है किसी भी किस्म की, तो आपने अपना एम हमेशा MC is equals to MR रखना है, क्वांटिटी हमेशा MC is equals to MR पे सेट करनी है. अगर वो कोई स्पेसिफिकली बोलता है कि इस फर्म का ये एम नहीं है, इस फर्म का ये एम है, तब आपने क्वांटिटी उस एम के मुताबिक सेट करनी. डू वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाए. इसके अलावा 7 और डिफरेंट एम्स हैं डिफरेंट फर्म्स के. नंबर 2, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ये एक मैनेजेरियल एम है. ज्यादातर
मैनेजमेंट चाहती है कि ये किया जाए, मैनेजेरियल एम। और क्यों किया जाए? कब? रेवेन्यू मैक्सिमाइज। दे आर नॉट ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, रादर दे आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर revenues. This is done to gain more market share or for growth where or for growth where revenue is held so that it can be used for investment and expansion. बात समझ आई? आप रेवेन्यूज हेल्ड करते हो, होल्ड करते हो, रिटेन करते हो, और बाद में एक्सपेंशन के लिए नई बिल्डिंग को बनाते हो, नई फैक्ट्री को एक्सटेंड करते हो। डू वी गेट इट? मार्केट शेयर को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाने की कोशिश करते हो। आए जी, बनाएं। एक इम्परफेक्ट मार्केट बना दें। कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली ये एक इम्परफेक्ट मार्केट है। कैन बी ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैन बी एन ओलिगोपोली एज वेल, कैन बी ए मोनोपोली। यहां आ जाएगा क्वांटिटी, here is demand and average revenue, and here we have the marginal revenue. जी, ये फर्म रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाह रही है रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रही है। ये फर्म कौन सी क्वांटिटी बनाएगी? MC is equals to AR? No, absolutely not. No. नहीं, रॉन्ग। पता है आप लोगों को टोटल रेवेन्यू कहां मैक्सिमाइज होता है? गलत। नहीं, वो कहां से है? नहीं, पढ़ा हुआ है, AS में भी पढ़ा हुआ है, A2 में दोबारा पढ़ा है अभी। रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाह रही है फर्म, प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज करना। जहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है वहां पे
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए। अब आवाज आ रही है? यस सर। गुड। ऑल राइट जी। नंबर 3, यूनिट सेल्स मैक्सिमाइजेशन। This is also a managerial aim. मैनेजर ज्यादातर इसको करते हैं और इसकी वजह क्या है? फॉर ग्रोथ एंड स्टॉक क्लियरेंस। टू सेल as much output as possible without making a loss। स्टॉक क्लियरेंस सेल लग गई है भाई, ये वो चीज है। स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी रिसेंटली किसने किया है? किया की है गाड़ी का, उन्होंने ये किया है स्टॉक क्लियरेंस। क्या बात कर, बात खत्म कर। स्टॉक क्लियरेंस की सेल किस पे लगाई थी उन्होंने? वो किया स्टॉनिक गाड़ी नहीं है, कितने का सस्ती की थी? 20 लाख रुपए सस्ती करके एकदम थोड़े अरसे के लिए। क्यों? क्योंकि सब खड़ी हुई थी गाड़ी, बन के खड़ी हुई थी, ढेर लगा हुआ था। उन्होंने कहा यार इसको तो बेचो ना, ये जो सारा स्टॉक पड़ा हुआ। लिखा नहीं? तो सेल, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन खत्म किया है ना। प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल खत्म कर दें तो ब्रेक इवन होगा ना। आते हैं भी देखते हैं कि लॉस कैसे नहीं होगा। चलेंगे दोबारा। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, साथ वाले से देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गई एवरेज कॉस्ट। हाँ जी। सेल एज मच एज यू कैन बट डू नॉट मेक अ लॉस। इन अदर वर्ड्स, किधर ये देखे ना, इधर हम अभी और ज्यादा बेच सकते हैं क्योंकि यहां पे हम क्या अर्न कर रहे हैं? यहां पे अभी भी प्रॉफिट है, यहां पे अभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, और बेच सकता हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? इससे आगे अगर मैंने बेचा तो क्या होगा? इससे आगे मुझे लॉस शुरू हो जाएगा। ये एमआर का मेरे मेरे केस में बिल्कुल एमआर के ऊपर आ गया है, आपका उससे आगे आता है पीछे आता है, डजंट मैटर। डू वी गेट इट? सो यू वांट टू सेल, स्टॉक क्लियर करना है, माल जो पड़ा हुआ है सारे वेयर हाउसेज में उसको खाली करना है। डज दिस मेक सेंस? टू सेल एज मच एज वी कैन विदाउट मेकिंग अ लॉस। इससे पीछे प्रॉफिट हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है? एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो रही है और प्राइस कम हो रही है, इसके बाद लॉस होना शुरू हो जाएगा। देखे ना यहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, समझ आ गई? और उससे पहले क्या हो रहा है? ये देखें, यहां से पहले सारा प्रॉफिट है, इससे पहले प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ वो नॉर्मल प्रॉफिट ही हम कह रहे हैं। हाँ वो तो हम करते ही करते हैं, उतना तो हम कमाते ही कमाते हैं, वो तो इकोनॉमिक्स कहती है उससे नीचे बेवकूफी है। वो तो हम कभी करते ही नहीं, मतलब सॉर्ट ऑफ विदाउट मेकिंग अ लॉस इस स्टेज पे, क्योंकि हमने तो वो कॉस्ट में ऐड किया है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको साइड पे करना है। अपेरेंटली तो ये ब्रेक ही बनी है जी।
जी जी, हम ज्यादा से ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, लॉस किए बगैर, लॉस बनाए बगैर। समझ आई? अब ये देखिए ना, इधर अगर मैं ये क्वांटिटी बेचता हूं फर्ज करें, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एवरेज कॉस्ट है और ये प्राइस है, ये प्राइस आएगी, ये एवरेज कॉस्ट आएगी, तो यहां प्रॉफिट हो रहा है ना, थोड़ा और बेच लूं, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, यहां पर जब आप आएंगे तो प्राइस और एवरेज कॉस्ट इक्वल होगी। इसके बाद क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और प्राइस, तो इसके बाद लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो टू सेल एज मच एज वी कैन विदाउट मेकिंग अ लॉस, वो कहां हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, इन अदर वर्ड्स हम कहां कमा रहे हैं, जहां एवरेज कॉस्ट और डिमांड बराबर है, वहां प्राइस और एसी बराबर है। उससे पहले आप और ज्यादा बेच सकते हैं, उसके बाद आप क्या अर्न करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप लॉस अर्न करना शुरू कर देंगे। डू वी गेट इट? इज दिस क्लियर? चलें जी, आगे आगे। नंबर 4, satisficing profits. These are earned, ये जनरली मैनेजेरियल भी है, वैसे बिहेवियरल एम्स के अंदर आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो ओनर का सिर्फ एक एम, शेयर होल्डर का सिर्फ एक एम है, क्या? सेटिस्फाइसिंग। शेयर होल्डर का एक एम है, वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसने शेयर किस लिए लिए? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, उसका कोई ताल्लुक, वो कहता है भाई मुझे डिविडेंड दो, या शेयर प्राइस बढ़े या मैं डिविडेंड कमाऊं। क्या ख्याल है? These are earned, these are earned when the market becomes contestable. अब हमें contestable market जरा समझनी पड़ेगी, उससे पहले contestable market, this is when the barriers to enter are low. There is fear of competition entering the market if profits are maximized. There is fear of competition entering the market if profits are maximized. To avoid new competition, firms practice limit pricing where a low price is charged and supernormal profits are foregone in the effort
not to attract new firms. However, अब बात को समझे, आपने क्या किया, अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट श्रिंक कर दिए। क्यों श्रिंक कर दिए? क्योंकि आपको पता है कि बैरियर्स टू एंटर लो है, कंपटीशन है नहीं है, लेकिन कंपटीशन का डर है। आपने अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने शुरू कर दिए तो क्या होगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप कह रहे हैं यार, ये वही है कि आपसे अगर कोई पूछे कि पुसैद से जब ये पूछते थे दोनों कि कैसी पढ़ाई है, तो ये क्या कहता था, कुछ नहीं आता, फेल हो रहा हूं, गया बस उड़ गया, बाद में ये आ गया। आई बात समझ में? तो आप नए लोगों को अट्रैक्ट करने से रोक रहे हैं, तो आप जानबूझ के अपनी प्राइस कम कर रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को श्रिंक कर रहे हैं, ताकि न्यू फर्म्स अट्रैक्ट ना हो। इवन अ मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, ये सब भी कंटेस्टेबल हो सकती हैं। अभी अकेले आप ही हैं, लेकिन मसला क्या है, बैरियर्स टू एंटर बहुत कम है, तो कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा। आप कहते हैं अगर मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए तो लोग आना शुरू हो जाएंगे, उस फियर से आप अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को श्रिंक कर देते हैं और प्राइसेस को कम कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त एक और मसला है, however the firm must also satisfy the shareholders, hence it cannot completely forgo supernormal profits. मसला क्या है, बिल्कुल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आप खत्म नहीं कर सकते। क्यों? लोगों के डर से, क्योंकि शेयर होल्डर शोर मचा देगा। शेयर होल्डर कहेगा ये क्या चक्कर है, मैंने इन्वेस्ट किया पैसा, ना शेयर प्राइस बढ़ रही है, ना मुझे डिविडेंड मिल रहा है। अब फिर एक मसला बन गया। ड्यू टू दिस द फर्म earns very slim supernormal profits to keep the shareholders satisfied and at the same time not to attract new firms. अलहदा से लिख लें, even monopolies and oligopolies can also be contestable. मतलब किसी ने, जिसने पहला कोयटा टी होटल खोला होगा, अब बैरियर्स टू एंटर तो कम थे, कम पैसे चाहिए उसको खोलने में, एस्टैब्लिश करने में, ठीक है, वो चला तो लोग अट्रैक्ट हो गए, हर जगह खुलना शुरू हो गया। तो अगर शुरू में ही सुपर नॉन प्रॉफिट्स कम रखता, लोगों को कहता बिल्कुल प्रॉफिट नहीं, इस तरह का सिनेरियो। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाए जी। अब सैटिस्फाइंग प्रॉफिट्स की कंडीशन क्या है, कहां बनेंगे, ये गेम समझनी पड़ेगी। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गई एवरेज कॉस्ट। हाँ जी, वेरी स्लिम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने, इसकी कोई फिक्स जगह नहीं है। इसकी कंडीशन है
price should be slightly above supernormal, should be slightly above average cost. हाँ जी, अब किधर बनाऊं? ऊपर देखें सारे, ये देखें यहां पे, ये यहां पे क्या हो रहा है, जहां एसी ए आर को टच कर रहा है वहां पे तो नॉर्मल प्रॉफिट है। उससे थोड़ा सा पीछे इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल बारीक सा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? व्हाट पार्ट? ये समझ आई है, ये चीज समझ आई है आपको क्या? तो फिर किधर होगा थोड़ा सा profit? जितना इधर जाता जाऊंगा इधर तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्राइस ये है, एवरेज कॉस्ट ये है। तो फिर कहां बनाऊं? सो नॉर्मल प्रॉफिट से बिल्कुल जरा सा पीछे देख रहे हैं, प्राइस यहां से निकल रही है, एवरेज कॉस्ट यहां से निकल, बारीक सा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिस तरह मैंने अभी किया। क्वांटिटी एमआर से पहले आए बाद में आए, डजंट मैटर। समझ आई बात की? बस प्राइस बहुत बारीक सा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। डज दिस मेक सेंस? कंटेस्टेबल मार्केट समझ आइए क्या होती है, जिसमें बैरियर्स, कंपटीशन है नहीं लेकिन कंपटीशन आने का डर है। डर क्यों है? क्योंकि बैरियर्स टू एंटर बहुत लो है। ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी मुंह उठा के आ सकता है, लेकिन अभी आए नहीं। तो जो भी ऑलरेडी आए हुए हैं वो जानबूझ के हल्के से प्रॉफिट्स कमा रहे हैं ताकि नए लोग अट्रैक्ट ना हो, लेकिन उनको प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। क्यों? शेयर होल्डर को भी तो खुश रखना है। तो बारीक से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आई बात की? आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, पीएलसी जो होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वो बाउंड नहीं होती ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। 10-10 साल नहीं देती, प्रॉफिट हो रहा होता है, रिटेन कर रहे होते हैं, एक्सपैंड कर रहे होते हैं। ठीक है? हाँ, जिस मार्केट में बैरियर्स टू एंटर नहीं है वो कंटेस्टेबल बन गई। एनीवन कैन कंटेस्ट, कैन कम इन। मोनोपोली भी कंटेस्टेबल हो सकती है अगर ऐसी मोनोपोली है कि उसके बैरियर्स लो, फिर वो रहेगी नहीं अनकरीब अगर उसने सेटिस्फाइंग प्रॉफिट्स ना कमाए। हम्म, बना सकती है। फिर ऐसा सिनेरियो है, फिर तो वो रहेगी, फिर वो कंटेस्टेबल नहीं। और अगर नहीं बना सकती तो वो कंटेस्टेबल। चलें जी, आ जाए नंबर 5, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। कॉस्ट मिनिमाइजेशन या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये क्या होता है भाई? टू बिकम efficient and minimize wastage of resources. To become efficient and minimize wastage of resources.
हाँ जी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे आ गए जी आप लोग। आप मिनिमम कॉस्ट पे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, वो कहां पे होता है? और एसी जहां लोएस्ट होता है वहां उसको क्या चीज कट कर रही होती है? मार्जिनल कॉस्ट। तो कहने से एमसी इज इक्वल्स टू एसी। ये बहुत जगहों पे होता है। ऑस्टेरिटी अक्सर गवर्नमेंट स्टेट एंटरप्राइजेस में आ जाती है, फर्म्स करती हैं ये, कि बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स, फालतू डिपार्टमेंट्स को बंद करो, फालतू खर्चे कम करो। मेक सेंस? एमसी इज इक्वल्स टू एसी पे बनाएगा। ये आपका एमआर से आगे आता है, पीछे आता है, उसके ऊपर आता है, डजेंट मैटर। डू वी अंडरस्टैंड दिस? लगाएं। वक्त खत्म होने वाला हाँ जी, इसको जयान इसको म्यूट कर लो भाई। सर, सॉरी सर। नो इश्यूज। चलें जी, ये लो, स्लो हो गए, ये ले। नंबर 6, allocative efficiency, या फिर मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग भी इसको कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। This is when a firm wants to meet and fulfill the demand. State enterprises usually produce at this point. हाँ जी, ये कौन करना चाहता है? स्टेट एंटरप्राइजेस। वो कहती हैं कि हम किधर प्रोड्यूस करेंगे, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करना चाहते हैं ये लोग जी। डिमांड स्प्लिट सप्लाई एमसी इज इक्वल्स टू उसका एमसी इज इक्वल्स टू एसी, एमसी इज इक्वल्स टू क्या जी। एवरेज प्राइस नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट जरूरी तो नहीं होंगे। हाँ भाई, एट द बैक। हाँ जी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कहाँ पे होती है, या एमसी इज इक्वल्स टू ए आर कहाँ पे हो रहा है? डिमांड इक्वल सप्लाई। इस पे सुपर नॉन प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है एवरेज कॉस्ट की तरह। एवरेज कॉस्ट का तो सपा लो कि नहीं। और क्या कंडीशन है? एमसी इज इक्वल्स टू allocatively efficient output जो। Do we understand this? What part? यार यहाँ पे किधर है? ये कैसा सवाल है? चलें जी, आगे आ जाएं। नहीं, लेकिन समझे आखिरी जी। आखिरी है सर्वाइवल।
कभी कभार किसी फर्म का एम होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या होगा? कुछ भी हो सकता, डिपेंड्स ऑन हाउ डायर द सिचुएशन इज। हो सकता है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थोड़े से कमा रहे हो, कोविड आ गया, कुछ फर्म्स थोड़े से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही थी, कुछ फर्म्स सब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही थी, कुछ जीरो हो गई, कुछ फारिग हो गई। जब सर्वाइवल मोड आ जाए फिर बस गुजारा करें, लॉस हो रहा है तो लॉस को कम से कम रखें, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो दिल को, खाली लिखना है, बनाना कुछ नहीं, एनीथिंग लिखना। समझ आई बात की? तो जब सर्वाइवल आ जाए तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थोड़े से कमाए जा सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं, लॉसेस कमाए जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ डायर द सिचुएशन इज। एनी क्वांटिटी एनी प्रॉफिट्स कैन बी मेड, इस तरह लिखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट, वो बिजनेस में आप क्या कहते हैं उसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या होता है, प्रॉफिट उनका मकसद ही नहीं है। हो सकता है वो लॉसेस पे चल रहे हैं और फंडिंग ले रहे हो, एनजीओज, लम्स हो गया जिस तरह, ठीक है, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है, कमाते कोई नहीं। एग्जैक्टली, तो वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा रहे, नहीं, उसको सारा मेंटेन करने में, सारा चलाने में, सारा वहीं से नुकसान में होगा, डेफिनेटली उसकी फंडिंग आ रही होगी। इसलिए तो वो उन्होंने स्कूल्स के जो नाम है और वो सारा कुछ है, वो सारा उसको चलाने में जा रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे, क्योंकि प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है उसको, बंदे को जिसका है। किसका है लम्स, किसका है? शाहिद खान को। नहीं, वो तो हबीब ग्रुप है, उसने फंडिंग की होगी ना, वो हबीब ग्रुप वाले ने जो वो जो ओशन गेट में, जो टाइटैनिक में, उसने फंडिंग की होगी, यही तो फंड, उसने फंड दिया होगा, उसके नाम पे एक बिल्डिंग बना दी। समझ आई? ये है किसका? पैकेजेस लिमिटेड वाले का। पैकेजेस, नेस्ले पाकिस्तान, कोका कोला पाकिस्तान, पैकेजेस मॉल, पैकेजेस लिमिटेड, ये टेट्रा पैक पैकेजिंग जो होती है सारी, इनका, ठीक है। और नाम है बाबर अली। बाबर अली का बड़ा कंट्रीब्यूशन है वाइल्ड लाइफ के लिए, उसने बड़ा काम किया है, लम्स उसने बनाई है, तो ये उसका ओनर है, काफी एजेड आदमी, मेरे ख्याल से 99 ईयर्स का जी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें, यहाँ पे काफी है, तो ये भी करना नहीं है, अभी खत्म तो नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया। चलें, कभी ज्यादा भी पढ़ लिया करें। चलें जी, ये दिस इज वेयर वी स्टॉप, वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।